हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट नॉलेज वी प्रोड्यूस बैंकर में मैं प्रवीण सिंह सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के पोर्शन में बैंक से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है दोस्तों, इसके अंदर सभी को हम डिस्कस करेंगे, लेटेस्ट अपडेट के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट स्कीम से रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यूज है, उनको लगा के कोशिश कीजिए जो आप लगा सकते हैं। नहीं तो डिटेल पोर्शन के साथ में एमसीक्यूज मैंने अटैच किए हैं, यानी जो भी गवर्नमेंट स्कीम होगी उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाने की संभावना है, वो सभी चीजें आपको इसके अंदर दोस्तों मिलने वाली है। राइट, यस यस, गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों। ये क्वेश्चन, इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट द इंटरेस्ट रेट ऑफर बाय द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट्स व्हिच हैज टेन्योर ऑफ द 2 इयर्स। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र किसकी जिसकी अवधि 2 वर्ष है, द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर क्या होगी इसके अंदर। ऑप्शन ए बी सी डी। देखो दोस्तों, अभी इसके अंदर चेंजेस नहीं हुआ है, तो रेट अभी जो है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है आपको 5.0, 3.0, 7.5 या 7.0। एक क्वेश्चन 10 सेकंड समय और आंसर लगाने की स्टार्ट कीजिए, और आपका आंसर यहाँ पर आना शुरू हो गया है। सो मैं यहाँ पे शशांक सक्सेना जी का आंसर ले लेता हूँ। शशांक सक्सेना जी का आंसर आया। विनय रॉय, ओके, विनय ने आंसर लगाया अपना। शिव कुमार का आंसर यस, मुझे लग रहा है शिव कुमार चीता है। मनीष मीना जी का देखें, ओके। तो सही आंसर यहाँ पर अगर बात की जाए तो 7.0 है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस स्कीम को प्लीज देख लीजिएगा। ये महिला सेविंग सम्मान सर्टिफिकेट की अगर बात करते हैं, स्कीम इज वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है दैट विल बी मेड अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स के लिए थी, अप टू मार्च 2025, जो कि 2025 में इसको समाप्त कर देगा। Under this plan, women and the girls can invest up to 2 lakh rupees for a tenure of the 2 years with the interest rate of the 7.5%। तो यहाँ 7.5% का रेट यहाँ पे दोस्तों सही था, ये 7D गलत शायद गलती से हो गया है। ये आंसर सी ही इसका था। आंसर सी जिन लोगों ने लगाए हुए हैं 7.5%, उनके आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, है ना। गलती शायद ये डी लगा दी आंसर इसके अंदर, तो 7.5% इज राइट आंसर। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो स्कीम है, स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए महिला की एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए विनय? हाँ विनय बिल्कुल सही है, ये एक्चुअली ऑप्शन गलत लिखा था। ये बताओ, इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने वाली महिला के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? किस एज ग्रुप को इसमें पार्टिसिपेट करने को दिया जाएगा? बिल्कुल आंसर मोस्टली सबके सही है। यस यस, यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारे लोग आंसर देख पा रहा हूँ। रोशन जी का, ओ का, भावना जी का, शशांक जी का, शिव कुमार जी का, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर दिया है, रमन जी का दे लेते हैं। रमन जी ने आंसर 18 सर एक्जेक्टली सही कहा, 18 एंड अबाउट, है ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये डीआरआई स्कीम है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 1972 की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है, जिसका आज भी काफी लोग तो बेनिफिट रहा। उसके बाद ये खत्म हो गया, लेकिन एग्जीक्यूट इसके आज भी हो जाते हैं सब। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये है डीआरआई स्कीम की बात करते हैं। डीआरआई में SC ST के लिए जो एडवांसेस है, ठीक है, कुल लक्ष्य कितना है? तो 36% का है, 26% का, 40% का, या 60% का। यानी जो भी लोन डिसबर्स किया जाए, टोटल टारगेट डीआरआई। तो डीआरआई में व्हीकल सेक्शन को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए पैसे दिया जा रहा है, लेकिन जो भी डीआरआई का टारगेट है उसका कितना प्रतिशत जो है SC ST के लिए रिजर्व रहेगा। तो एक मिनट के लिए मैं देख लेते हैं, कुछ लोगों के आंसर यहाँ पर आए हैं। ओके, आकाश जी कह रहे हैं 36%, ठीक है। शिव कुमार जी का देखा आंसर, शिव कुमार, शशांक जी, ओके, आपने भी कहा 1%। शिव कुमार जी का आंसर, शिव का आंसर यहाँ पर सही है, शिव का आंसर बिल्कुल सही है। ओके दोस्तों, ये जो स्कीम है मैं बता रहा हूँ, आपके लिए ध्यान रखिएगा, जितने भी नए कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, ये स्कीम भी डिटेल डिस्कशन आगे है इसका डिटेल। ये सिर्फ खाली सैंपल क्वेश्चंस हैं जिनको आप अभी लगा रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लगे किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सिली क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन भी होंगे इन्हीं के अंदर, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बता दूं आपके लिए, आंसर इसका सी इज राइट आंसर। तो जो भी अमाउंट है डीआरआई स्कीम के लिए डिसबर्स किया जाता है, उसका 40% SC ST रिजर्व रहता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, out of the total DRI advance 40% should be granted to the SC ST beneficiaries and not less than 65% of the DRI advances should be routed through the rural and the semi urban branches। ठीक है, तो DRI स्कीम क्या है, ये सब चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन इन DRI फॉर हाउसिंग। तो अगर बात करते हैं, यस यस, ठीक है, तो अगर बात करें व्हाट इज द मैक्सिमम लोन इन DRI फॉर द हाउसिंग, तो DRI में आवास के लिए अधिकतम ऋण कितना दिया जा रहा है? तो चूंकि ये DRI स्कीम स्पेशली वीकर सेक्शन में डिजाइन की गई, भावना, हाँ भावना आपका आंसर सही था, 7.5% था वो एक्चुअली, IT की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया उसके अंदर। यस बिल्कुल ठीक है। जस्ट एक मिनट, कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैं आंसर को देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं सबको दे रहा हूँ। संजय साथ जी को देख लेते हैं यहाँ से, आंसर बिल्कुल सही दिया हुआ है,
ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे, प्रशांत सब चीज है ना। ओके, सो दोस्तों देखते हैं ए बी सी डी आपके सामने। अंडर डीआरआई हाउसिंग के लिए कितना लोन दे सकते हैं? 20,000, 30,000, 25 या 15,000 रुपए, क्योंकि माइक्रो सेक्टर का पार्ट है तो देख लेते हैं इसके अंदर। यस, कुछ लोगों के आंसर आए हैं दोस्तों, तो आंसर काफी सारे लोगों ने लगाए यहाँ पर, और आंसर देखें तो प्रशांत जो कि कन्या राशि के जातक है, प्रशांत जी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, वेरी गुड, 20,000 रुपीज है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है डीआरआई के तहत, जो अंडर डीआरआई स्कीम, ये आपको हाउसिंग के लिए 20,000 रुपीज तक मिल सकता है। ठीक है, देखिए, इन केस ऑफ द हाउसिंग लोन अंडर डीआरआई स्कीम अ मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ ₹20,000 इज अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल फॉर द लोन अप टू 3 लाख अंडर एनआरएलएम स्कीम? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की अगर बात करते हैं तो इसके तहत 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए उपलब्ध अधिकतम ब्याज सब्सिडी क्या है? देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों के आंसर आ रहे हैं, जस्ट एक मिनट में आंसर पहले चेक करना। द्रविड़ द्रविड़ का आंसर देखे जरा इसके अंदर। अविनाश जी का आंसर यहाँ पे देखें जरा, और गौरव कुमार जी का आंसर, महेंद्र जी का आंसर, गौरव महेश्वरी जी का आंसर। ओके, सो मैं जरा देख लेते हैं इसके अंदर क्या हुआ। ABCD आंसर, ये स्कीम अभी डिटेल डिस्कशन होगी दोस्तों, ध्यान रखना, अभी आगे डिटेल डिस्कशन है, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें स्किप करूंगा। ओके, यहाँ पे आंसर लगाने की कोशिश की, गौरव महेश्वरी जी का आंसर देखें यहाँ पर, और गौरव महेश्वरी जी का आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। डिफरेंशियल बिटवीन द इंटरेस्ट रेट चार्जेस विच विद मैक्सिमम 5.5% तक का आएगा। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर ए है उनका आंसर बिल्कुल सही। देखो, ये है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पोर्शन दिया था ये अपडेट करते हुए इसके अंदर, तो इसको देख सकते, स्क्रीनशॉट चले लेते हैं। अंडर डे एनआरएम स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर द वुमेन एसएचजी, महिला एसएचजी के लिए ब्याज सहायता योजना के तहत क्या है? 3 लाख पर एसएचजी, द स्कीम कवर द डिफरेंस बिटवीन द बैंक लैंडिंग रेट इन 7% अप टू मैक्सिमम सबवेंशन जब 5.5%। हिंदी में भी, प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रुपए के ऋण के लिए ये योजना बैंक की उधार दर और 7% के बीच के अंतर को कवर करती है, जो कि मैक्सिमम 5.5% तक की छूट हो सकती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इन डेजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट 250 or 150 depending of the sources bank lend 7% on that amount and the borrower get an extra 3% prompt repayment incentive effectively reduce their interest rate of the 4%। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, ये चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसके अंदर, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ से आपको मिल जाएगा इसके अंदर से। वेरी गुड, हाँ प्लीज, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है दोस्त यहाँ पर। ओ माय गॉड, कृष्णा इज हियर, डोंट फियर। ठीक है, ये प्रधानमंत्री ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के बारे में है, जब लॉन्च किया गया था, तो मैं स्कीम को भी छोड़ देता हूं क्योंकि ये स्कीम आगे पढ़ाऊंगा अभी आपके लिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ मैंने विद आंसर इनको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर इसका। ठीक है, जैसे कि व्हेन वाज पीएमजीपी लॉन्च कब 2008 में, विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द पीएम स्कीम, तो मिनिस्ट्री का नाम आ गया। प्रोजेक्ट कॉस्ट पीएमजी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना है? 25 लाख रुपीज है। तो इसी प्रकार से विद क्वेश्चन देन आंसर इसके अंदर दे रखा है, तो ये अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इस रेडी जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर अवेलेबल है। हालांकि ये स्कीम अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे दोस्तों। ठीक है, हाँ, स्लाइड चेंज करो। ये भी सीजीटी एमएससी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, इनको आसानी से यहाँ देख सकते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिएगा सर, है ना, ये आपको हेल्प करेगा थोड़ा क्वेश्चंस के लिए। यस, स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, कोई बात नहीं, ये सब डिटेल डिस्कशन होगा भी आगे, अभी आप शॉर्ट में ले लीजिए इसको। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा इसको, ध्यान रखिए, सारे क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में बनते हैं नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने आ गया अगले क्वेश्चन के लिए, जरा देखते हैं फटाफट इसके लिए भी, अभी बहुत क्वेश्चन है, आंसर आपको मिलने वाले इस तरह से। किसी का छूटा तो नहीं स्क्रीनशॉट के लिए? अगर किसी का स्क्रीनशॉट छूट रहा है तो प्लीज वो अपना हैंड राइज कर दीजिएगा, मैं तुरंत उसका मैसेज देख करके दिखा दूंगा। ठीक है, डन है।
So an additional how much interest subvention will be provided to all women SHG who repay their loan on time? दोस्तों यहाँ पे एक जिक्र आ रहा है एसएचजी का। आई होप सो कि हम लोग एसएचजी के बारे में जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो एस के कालिया कमेटी के रिकमेंडेशन और 92 में नाबार्ड द्वारा एसएचजी योजना को स्टार्ट किया गया था। और सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना के तहत किसी भी, अगर हम बात करते हैं किसी भी रूरल एरियाज में, किसी भी मतलब कॉमन एरियाज के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो लोकल पॉपुलेशन है वहीं से लोकल से मेल और फीमेल्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और उसमें मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं 20 हो सकते हैं, मिनिमम 10 हो सकते हैं, ठीक है। और जो डिफिकल्ट एरिया वहां पर 5 से 20 मेंबर हो सकते हैं। और उनका ग्रुप बना करके जो बैंकिंग के माइक्रो प्रोडक्ट के रूप में इनको काम करना होता है ना। ये लोन भी देते हैं, है ना, अकाउंट मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि पंचशील जो रूल है उसको ये फॉलो करते हैं। और वुमेन एसएचजी को लेकर के एनआरएम स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसमें सिर्फ वुमेन एसएचजी को फॉलो किया जाता है। तो यहां दोस्तों पूछा जा रहा है कि सबवेंशन पूछा जा रहा है कि ब्याज सबवेंशन कितना दिया जाता है, 7, 2, 4, 3%। इसका आंसर आप लगा सकते हैं, कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आंसर शुभम गुप्ता जी का देख लेते हैं। शुभम गुप्ता जी का आंसर इधर 3%, ठीक है। 7 - 4 यानी 3% हो जाएगा यहाँ पर। तो further the SHG would be provided within the additional 3% subvention on the prompt repayment of the loan for the purpose of the interest subvention of additional 3% of the prompt repayment on SHG account would be considered prompt pay के लिए, ठीक है। SHG क्या होता है, NRM क्या होता है, ये भी आगे डिस्कशन का पार्ट है दोस्तों, पढ़ेंगे इसके लिए। ओके, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कवर अंडर गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इन CGT MSE। मैक्सिमम कवरेज अमाउंट पूछा गया है, ए बी सी डी आपके सामने। देखें इसका सही आंसर, सुल्तान सिंह जी हमारे आ चुके हैं। आओ पल्लवी का आंसर, एक का आंसर, एक मिनट जस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल जी, आरआरबी, स्पेशली आरआरबी वाले जो ध्यान रखिएगा। ओके 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 जी, ठीक है। सो यहाँ आंसर आप लोगों देखे मैंने, और देखते हैं इसका सही आंसर के लिए। सही आंसर है 500 लाख रुपीज, यानी कि 5 करोड़ रुपए। द मैक्सिमम amount of the coverage under the CDT MSME is a 5 crore. This limit was revised from 2 crore April 2023 RRB 2 crore, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये अमाउंट जो है अब कितना है, 5 करोड़, 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल जी, 2 से 5 करोड़, 5 से अब 10 करोड़ हो चुका है। एग्जैक्टली सही है, क्योंकि ये डेटा पुराना तो इसलिए इसके हिसाब से क्वेश्चन इस पे दे रखा है। जैसे मैंने बताया आपके लिए एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए वहां से एग्जिट को भी पेश करके क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। तो हो सकता है इसमें अपडेट ना हो, जो लेटेस्ट अपडेट जो है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके अंदर से, है ना। ओके, CGT व्हाट रेट स्टैंडर्ड रेट फॉर द अमाउंट अबाउट द 200 लाख एंड अप टू 500 लाख अंडर CGT। तो 200 लाख से 500 लाख तक की राशि के लिए मानक दर क्या है, ABCD आपके सामने। मानक दर पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What standard rate for the amount about 200 lakh and up to 500 lakh under the CGT MSME? Okay, तो यहां पे देख लेते हैं आंसर के लिए। इज अ सी 15,000 रुपीज। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द CGTMSE स्कीम द स्टैंडर्ड रेट फॉर अ लोन अमाउंट अबव 200 lakh एंड द अप टू 5 lakh इज द 0.60 पर एनम, ठीक है। तो ये अमाउंट यहाँ पर जो रहेगा, मेरे ख्याल से गलत दे दिया इसका ऑप्शन में। माफी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है शायद। 0.60 पर एनम है, यहाँ पे अमाउंट लिखा रह गया और ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया इसके अंदर से, ठीक है। ये वाला अभी हम कट कर देते हैं इसके लिए। 0.6 है, खैर इसका ये आंसर पर ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये जो पोर्शन है इसको ध्यान रखिएगा इसके अंदर से, क्योंकि मैं भी जल्दी ध्यान नहीं दिया इसके लिए। क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन क्या लगा था इन्होंने, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिए 0.6 पर एनम। ओके, मैक्सिमम प्रोडक्ट फॉर द वुमेन एसएचजी अंडर एनएलयू स्कीम, ABCD आपके सामने। लगाने की कोशिश कीजिए आंसर का। यस, तो रोशन पांडे जी आ चुके हैं हमारे आंसर के लिए। 1, 5, 10 लाख और 2 लाख के लिए सही आंसर यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए सर, ठीक है। तो ये जो कॉस्टिंग है देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट द ग्रुप विल बी एलिजिबल फॉर अ मैक्सिमम लोन of the rupees 2 lakh
पर मेंबर और 10 लाख रुपए विच इज लोअर, जो भी कम होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कोड जो वुमेन एसएचजी के लिए जो मिलेगा एनुअल स्कीम के तहत, वो मैक्सिमम कितना है, 10 लाख रुपए या 2 लाख रुपए पर मेंबर, जो भी इनमें से कम होगा वो आपको मिल जाएगा। ओके, ये एक स्कीम क्वेश्चन ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में ये रिपीट हुआ है 2 बार क्वेश्चन। ठीक है, पिछले 6 साल में 2 बार रिपीट हो चुका। एनआरएम वाज रीनेम्ड डे एनआरएम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एनआरएम का नाम बदलकर डीएनएम कब किया गया था भाई? तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। ए बी सी डी आपके सामने, एक क्वेश्चन 10 मिनट समय, मनीष जी आंसर देंगे। आकाश जाखड़ जी का आंसर 2 से 5 करोड़, 5 से 10 करोड़ हो चुका, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ए हैगा, 29 मार्च 2016। ठीक है, तो 29 मार्च 2016 को एनआरएम स्कीम का नाम बदलकर डे एनआरएम स्कीम किया गया। ठीक है, तो आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुका है। ओके, वुमेन एसएचजी अंडर एनआरएम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, महिला एसएचजी में शामिल है कौन कौन, ए बी सी डी ऑप्शन में कितने लोग मेंबर शामिल होते हैं भाई? तो सबसे पहले आपको आंसर पता होना चाहिए कि एसएचजी के अंदर मेंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम। मैक्सिमम मेंबर आपको पता है, तो मिनिमम मेंबर भी आसानी से आप निकाल लेंगे। वुमेन एसएचजी की बात कर रहे हैं तो वुमेन एसएचजी में भी उतने मेंबर होने चाहिए। यस, मैक्सिमम बिल्कुल सही कहा आपने, 20 होते हैं शशांक जी। और मिनिमम कितना, ओके ओके, यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है, 10 से 20, क्योंकि एसएचजी के अंदर और वुमेन एसएचजी के अंदर 10 से 20 मेंबर ही होते हैं, लेकिन डिफिकल्ट एरिया में 5 से 20 मेंबर होते हैं, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 20 मेंबर। ठीक है, तो साफ है, वुमेन एसएचजी अंडर डीआरएम consists of the 10-20 members in case of the special SG group in the difficult area group and the disabled person and the group formed in the remote travel area. This number may be minimum 5 members के। ठीक है, तो डिफिकल्ट एरिया का मतलब है जैसे कि आपके हिल स्टेशन है ना, जैसे हिमालयन स्टेट्स हो गई हमारी। ठीक है, जैसे रेगिस्तानी प्लेस हो गया, कोई जंगली इलाका हो गया, है ना, ट्राइबल एरियाज है, तो वहां पे वहां के लिए कम से कम 5 मेंबर मिनिमम होने चाहिए एक वुमेन एसएचजी चलाने के लिए। स्लाइड चेंज। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को स्किप कर देता हूं थोड़ा सा, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। मुझे लगता है थोड़ा सा हम सीधा एमसीक्यू उस पर आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जब से पहले किसान विकास पत्र योजना स्टार्ट हो गई दोस्तों, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान विकास पत्र योजना ये एक ऐसी योजना है जो कि 2 बार शुरू हुई, बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में कहीं पर कोई चेंज आपको दिखे, प्लीज को एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लिखे होते हैं, कई बार इतनी सारी चीज होती है कि मैं भी ध्यान से निकल जाती है, लेकिन मुझे जहां डाउट होता है मैं आपसे तुरंत बोल दूंगा कि एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, हालांकि मैं खुद चेक करने की कोशिश करता हूँ और आपको बिल्कुल सही डेटा प्लेस करता हूँ। किसान विकास पत्र योजना की अगर बात करते हैं तो KVP is basically the Indian government initiative to increase the small saving in the country for the investor secure futures के लिए। तो छोटी छोटी स्मॉल सेविंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान विकास पत्र योजना को शुरू किया था। अगर बात करते हैं इसकी रिकमेंडेशन की थी एस गोपीनाथ कमेटी ने, श्यामला गोपीनाथ जी जो रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुकी है, उनके रिकमेंडेशन पर स्मॉल सेविंग स्कीम को स्टार्ट किया, इसमें था किसान विकास पत्र, है ना, एनएससीए नेसेसरी सारी वो भी इनके द्वारा ही स्टार्ट हुई थी एस गोपीनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन पर, और किसान विकास पत्र भी एस गोपीनाथ के रिकमेंडेशन। अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है, रेड कलर में जो पॉइंट मैंने मार्क किए हैं ये वो पॉइंट होंगे जो एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। जैसे किसान विकास पत्र पहली बार इंट्रोड्यूस कब हुआ, इन 1988 में, और इसे इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाकखाना। ठीक है, इंडिया पोस्ट ने 1988 में इसको इंट्रोड्यूस किया था श्यामला गोपीनाथ के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, बाद में अगर बात करते हैं तो ये चला और इसको अपडेट किया था 1998 में, लेकिन डिसकंटिन्यू कर दिया 2011 में ये कहकर कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में रीइंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने इसको 2014 में। तो 2 बार शुरू होने वाली जो योजना अगर आपसे पूछे तो किसान विकास पत्र 2 बार शुरू होने वाली योजना है। इसका टेन्योर कितना है तो दोस्तों मैं बता रहा हूं पहले ही नंबर पे यहाँ पर कि किसान विकास पत्र का जो टेन्योर है अब वो बदल चुका है। तो क्या कोई बताना चाहेगा किसान विकास पत्र का टेन्योर कितना है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कोई इसका टेन्योर बताएगा, देखो जरा कितना है।
ठीक है, बताइए। ओके, हाँ 7.5%, 9 महीना, 115 महीना। यस, मैंने कहा ना चेंज हो जाता है, तो कोई बीच बीच में थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पे आंसर दिया है रमन राजपूत जी का 120 की जगह दोस्तों अब ये 115 महीना हो चुका। पहली बात तो 115 महीने में, ठीक है, 115 महीने में इसका मतलब क्या है, अगर पूछे ईयर में तो 9 साल हो गए साहब, एंड 7 मंथ हो गए टोटल। 9 साल 7 महीने में पैसे का हो जाएगा आपका डबल हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। यानी प्रेजेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5% का है। इंटरेस्ट रेट कितना है, ये 7.2 नहीं है, इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसका चल रहा है वो 7.5% चल रहा है। इसका मतलब गवर्नमेंट इसका रेट बढ़ा रखा है। पहले 7.2% था, तो 120 महीने में डबल हो रहा था पैसा, और अब होता है कितने महीने में आपका, आपका 9 साल 7 महीने में, यानी कि 115 महीने में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल हो जाएगा इसके अंदर, है ना। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा इसके अंदर से। हाँ जी। अब जरा देखिए, जो किसान विकास पत्र है इसमें मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। तो साहब मिनिमम 1000 रुपए, ध्यान रखना, बैंक की एफडी मिनिमम कितने अमाउंट से कर सकते हैं, 1000 रुपए से। ठीक है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिनिमम कितने अमाउंट से कर सकते हैं, 1000 रुपए से। किसान विकास पत्र मिनिमम कितने अमाउंट से कर सकते हैं, 1000 रुपए से, याद रखिएगा। और 1000 के ऊपर कितना, मल्टीपल ऑफ 100, यानी 100 के मल्टीपल में इससे ऊपर कितना, यानी 1000 का करो, 1100 1200 1500 कितना भी कर लो, 100 के मल्टीपल में नो लिमिट है, मैक्सिमम कितना भी जमा कर लीजिए आप, मिनिमम 1000 रुपए से आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरुआत इसके अंदर कर सकते हैं। अब किसान विकास पत्र सर्टिफिकेशन जो डिनोमिनेशन की अगर बात करते हैं, तो किसान विकास पत्र देखिए पहले के टाइम में क्या था, सर्टिफिकेट इशू होते थे किसान विकास पत्र के। तो आप 1000 रुपए वाला सर्टिफिकेट ले लो, एक 1000 वाले 10 ले लो, 20 ले लो, जितने चाहे तो ले लीजिए। यानी 1000 के डिनोमिनेशन मिलेगा आपको, 5000 का, 10,000 का, 50,000 का मिलेगा। लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा, 50,000 वाला अगर आप किसान विकास पत्र ले रहे हैं तो ओनली हेड पोस्ट ऑफिस मिलेगा, आपकी सिटी के हेड पोस्ट ऑफिस से इश्यू होगा। बाकी आप किसी भी नॉर्मल पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। ठीक है, हाँ कर सकते हैं रमन जी। ठीक है, तो 1000, 5000, 10,000 पहले तो ध्यान रखिएगा, देन 50,000 किसके लिए आप ले सकते हैं, लेकिन हेड पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं मैक्सिमम कितना, ये डिनोमिनेशन है। ठीक है, आगे देखिए, कौन एलिजिबल नहीं है जो इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं करता, किसान विकास पत्र योजना में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज और एनआरआई, वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हकदार नहीं है। ठीक है, और एलिजिबल कौन है, फार्मर्स और कोई भी भारतीय नागरिक इसमें कौन होगा, एलिजिबल होगा। टैक्स अंडर सेक्शन 80C के तहत जो है आपको यहाँ पर छूट मिलेगी। दोस्तों स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, 1 मिनट में यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ इसको जरा। और देखिए मैं यहाँ पर साफ साफ थोड़ा सा कर देता हूँ, यहाँ मैंने कट कर दिया, अब हो गया 115 महीना, ठीक है, मंथ। और ये रेट मैंने कट कर दिया, अब ये हो गया 7.5%। अब आप चाहो तो इंटरेस्ट इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जरा इस क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा है, अब इसके रिगार्डिंग इसको ध्यान समझ लीजिए और इसके रिगार्डिंग आंसर लगेगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर एमसीक्यूज के अंदर आंसर 7.2 दिखा दे तो 7.2 को 7.5% ही पड़ेगा, 120 मंथ को 115 महीने बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, इन विच ईयर वाज द किसान विकास पत्र स्कीम फर्स्ट लॉन्च, एबीसीडी आपके सामने, कब लॉन्च हुई थी। यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, 88 में, 1988 में, है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, विच एंटिटी लॉन्च किसान विकास पत्र फर्स्ट 1988, किसने लॉन्च किया था, कौन संस्था थी, एबीसीडी आपके सामने, नाबार्ड, एसबीआई, इंडिया पोस्ट या आरबीआई। यस बिल्कुल ठीक कहा आपने इसा, पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल ठीक कहा। ओके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, एबीसीडी आपके सामने। ओहो ये तो नकल हो गई भाई, सबके दांत खिल गए, अच्छी तरह से हंस गए सब है। तो बिल्कुल सही कहा, 1000 रुपए, बिल्कुल सही आंसर, छोड़ दीजिए इसको। देखिए साफ साफ ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से लेगा, किसान विकास पत्र इज अवेलेबल इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 500, 5000, 10,000 द 50,000 फॉर इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट। प्लीज नोट दैट द डिनोमिनेशन ऑफ 50,000 आर अवेलेबल ओनली इन द हेड पोस्ट ऑफिस इन ऑफिस सिटी। ठीक है, सिटी के हेड पोस्ट ऑफिस से आपको 50,000 का डिनोमिनेशन का मिल सकता है। ओके, किसान विकास में अधिकतम कितना निवेश की अनुमति है, बताओ मैक्सिमम कितना कर सकते हैं साहब।
मैक्सिमम, भावना जी बताइए। मैं भावना 5 करोड़ जो एग्जाम जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आंसर 5 करोड़ सही है, क्यों पहला था। अब क्या है, 10 करोड़ है। लेटेस्ट अपडेट क्या कहता है, ये 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ कर देगा, तो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी अब हो गई 10 करोड़ जी। तो नो अपर लिमिट, यस एग्जैक्टली, भावना का आंसर यहाँ सही है, भावना गुप्ता जी का। तो ये नो अपर लिमिट है ना, बिल्कुल ध्यान रखिए इसके लिए। साफ साफ है, किसान विकास पत्र अवेलेबल डिनोमिनेशन में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, प्लीज ये पॉइंट आ गया ना, कोई मैक्सिमम लिमिटेशन नहीं है। ओके, अगला देखिए इसके अंदर अधिकतम मूल्य पूछा गया है। अधिकतम मूल्य क्या है जिसके लिए किसान उपलब्ध है, अधिकतम मूल्य पूछा गया ए बी सी डी आपके सामने। मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ किसान विकास पत्र, अरे बारमन क्या बात है दोस्त, परफेक्ट। मनीष जी का आंसर, संजय साथ जी का आंसर, ओके, प्रमोद सिंह जी का, आनंदी रॉय का आंसर, यस एग्जैक्टली सही आंसर, 50,000 इज द राइट आंसर, है ना, बिल्कुल मैक्सिमम। ओके, किसान विकास पत्र लॉक इन अवधि क्या है भाई, लॉक इन अवधि का मतलब होता है कितने समय तक आप जमा करेंगे, निकाल नहीं सकते पैसा। जो लॉक इन पीरियड है वो कितने साल का है, 2.5 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, यानी उससे पहले पैसा निकाल नहीं सकते आप अगर आप जमा किया। 9 वर्ष 7 महीने तो मैच्योरिटी बता दी आपने, है ना। अनिंद्या रॉय जी आपने बताया 9 साल 7 महीने, यानी 115 महीने तो आपने बता दी मैक्सिमम। बात हो रही है लॉक इन, लॉक इन का मतलब होता है मिनिमम टाइम पीरियड जिससे पहले आप पैसा निकालते हैं। संजय साथ जी को ले लेते हैं, संजय साथ जी क्या कह रहे हैं इसके अंदर, 10 साल नहीं। आनंद अगर बात करते हैं, सी कहा आपने 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल यूलिप के अंदर होता है, यूलिप होता है ना यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, उनके अंदर होता है 5 साल लॉक इन पीरियड। अविनाश जी का आंसर ओके, देखते हैं निरंजन जी क्या कह रहे हैं हमारे। तो दोस्तों देखिए इसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है ना, चाहे वो किसान विकास पत्र हो चाहे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेशन हो, दोनों का जो है 2.5 वर्ष का होता है। यानी अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया तो 2.5 साल से पहले पैसा आप नहीं निकालेंगे, ये लॉक इन अवधि है। यदि इस पीरियड पैसा निकालते हैं तो आप उल्टे आपको ही चार्ज देने पड़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 2.5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, आपके पास इंपॉर्टेंट है। लॉक इन पीरियड ऑफ द 2 years 6 months, premature closure before 2 years 6 months is allowed only on the death of the holder or any of the holder in the case of joint holder on originated by a place being by the gazetted गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। तो 2.5 साल का लॉक इन अवधि होती है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। और 2.5 साल से अगर बात करते हैं तो इसमें आप प्री क्लोजर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, जैसे कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है या जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में ऐसा किया जा सकता है। ये SGSY के ऊपर है, स्कीम के लिए उसका क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर से। Which of the following ministry launched the NLM by the restricting SGSY with effective from 1st April 2023, यानी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ठीक है। इनमें से किस मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2013 से SGSY का पुनर्गठन करके एनएलएम लॉन्च किया, यानी कि पूरी तरह से एनएलएम को लॉन्च किया गया SGSY को मर्ज करने का। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है हमारे पास ऑप्शन में, एग्रीकल्चर फाइनेंस और MORD है। और यहाँ आंसर दे तो गौरव महेश्वरी जी का आंसर देखे जरा क्या करें। वेरी गुड, चलो देख ले। यस यस, ठीक है जी, आंसर यहाँ बिल्कुल सही दिया है। सही आंसर है डी, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट MORD, है ना। ये इसका सर्कुलर नंबर के साथ में यहाँ दिया गया है इसको। द मिनिस्ट्री ऑफ MORD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल रिलीफ मिशन और सिटिंग स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2030। तो डेट भी आपसे पूछ जाती है, 2 डेट याद रखिएगा। ओके, अभी जो स्किप करो, स्किप करो भाई, बड़ा आगे बढ़ाओ, बड़ा बड़ा गवर्नमेंट स्कीम्स तो पूछो, ये छोड़ दो। ये वाली स्कीम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरा इस पॉइंट को देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अंडर द DICGC हैज बीन द इंक्रीज फ्रॉम द 1 लाख टू ₹10। कितना लाख हो गया। तो बीमा कवरेज अगर बात करते हैं DICGC के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि DICGC बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस करती है, राइट, ठीक है। तो अगर DICGC की बात करें रुपेंद्र जी, हाँ हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंसर, यहाँ पे 5 लाख सबका आंसर सही है। पहले 1 लाख था, अभी 5 लाख कर देगा, 5 गुना कर देगा, है ना।
ये आई थिंक आप और हम लोग जानते ही हैं इसके अंदर। बट डीआईसीजीसी है क्या? ठीक है, तो पहली बात, ये डीआईसीजीसी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुद की सब्सिडरी है, और ये एक तरह की इंश्योरेंस कंपनी है जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस को और क्रेडिट गारंटी को क्या करती है? इंश्योर्ड करती है। कैसे करती है जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो टू ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया था। डीआईसी थी पहले ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एक थी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इन दोनों का मर्जर करके डीआईसीजीसी बनाया गया। ठीक है, और डीआईजीसी जब बनाया गया तो इसको 1961 के पीरियड में इसका विचार लाया गया था, लेकिन इसको प्रॉपर स्टेबलाइजेशन कब किया गया? 15 जुलाई 1978। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रेड कलर में मार्क किया हुआ है। 15 जुलाई 1978 को डीआईसीजीसी एक्ट 1961 में संशोधन करके इसको स्टैब्लिश कर देगा। और जब स्टैब्लिश हुआ तो इसकी ऑथराइज कैपिटल थी 50 करोड़ रुपए, जिसमें 100% पैसा आरबीआई का लगा हुआ है, यानी आरबीआई की खुद की सब्सिडी है। मुंबई हेडक्वार्टर है, और जो चेयरमैन वो बदल चुके हैं, ध्यान रखना दोस्तों, चेयरमैन ये नहीं है, मैकडी पात्रा नहीं है, ये डीआईजी के चेयरमैन, एक बार गूगल में चेक कर लीजिएगा कौन है चेयरमैन। ठीक है, अब देखिए डीआईजीसी का मेजर वर्क क्या है? ये डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है। कौन डिपॉजिट का? जो पब्लिक द्वारा बैंकों में पैसा जमा किया जाता है, राइट? जैसे कि करंट अकाउंट का पैसा है, सेविंग अकाउंट का पैसा है, रिकरिंग अकाउंट का पैसा है, फिक्स्ड अकाउंट का पैसा है। तो जो भी पब्लिक द्वारा बैंकों में पैसा जमा किया जाता है, उस जमा धन का ये करती है इंश्योरेंस। ठीक है, क्योंकि बैंक की उस पर क्या बनती है? लाइबिलिटीज बनती है। तो जितना भी पैसा बैंक में जमा होगा उसके लिए जो प्रीमियम है वो पे बाई बैंक, जानना, बैंक द्वारा प्रीमियम पे की जाती है। और इसकी प्रीमियम अमाउंट कितना है? प्रीमियम अमाउंट पर 100 रुपीज नोट के लिए, प्रत्येक 100 रुपए के नोट के लिए प्रीमियम अमाउंट। देखिए यहाँ कितने लोग आंसर देते हैं। दीपक जी का आंसर आया, ओके। नहीं, आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसका अमाउंट बताएंगे। दीपक जी का आंसर देखें यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, ये आंसर सही नहीं है दोस्त। प्रमोद सिंह जी, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए समझ लीजिए ध्यान से, कोई बात नहीं, मैं बताया। देखिए पहले क्या था, जो 100 रुपए के नोट के लिए जो इसमें अमाउंट है, प्रत्येक 100 रुपए नोट के लिए, जो कि पहले था 10 पैसा, अब वो बढ़कर कितना हो गया है? 12 पैसा। ठीक है, 12 से बढ़कर कितना हो गया है? जस्ट जस्ट बताइए बताइए, कोई बात नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए अनिता जी, कोशिश कीजिए। कितना हो गया? 5? नहीं जी, नहीं नहीं, इतना नहीं है, 5 पैसा तो नहीं है, 10। ये बिल्कुल ठीक है, 10 से 12, 12 से हो गया बढ़कर 15 पैसा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा मन झाजी ने। 15 पैसा, याद रखिएगा, एक 100 रुपए के नोट के लिए 15 पैसे का प्रीमियम बैंक पे करता है डीआईसीजीसी को, और उसके बिहाफ पर अगले 1 साल के लिए 100 रुपए के नोट को इंश्योर्ड करता है डीआईसीजीसी। ठीक है, जो नोटों, कटे फटे पुराने नोट जो होते हैं, सॉइल्ड नोट होते हैं, उन नोटों को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? बैंक की होती है, क्योंकि बैंक के पास उन नोटों का क्या होता है? इंश्योरेंस होता है। अगर कोई भी कटा फटा नोट बैंक के पास आता है तो बैंक क्या करता है? ऐसे नोटों को चेस्ट में जमा कर देता है, और उसके अगेंस्ट नए नोटों को वो वहां से इश्यू कर लेता है ना, उतनी वैल्यू के नोट इश्यू कर लेता है। जो कटे फटे नोट है उनको डीआईजीसी ले जाता है, देन उसको आग के हवाले करके, जला करके उनको राख कर दिया जाता है, उनकी जगह पर नई वैल्यू पर वहां पर इश्यू कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, 15 पैसे का प्रीमियम चार्ज है जो कि बैंक पे करता है। ठीक है, तो इन केस कब काम आता है? इन केस अगर बैंक में कभी कल को कोई फॉल्ट हो जाता है और बैंक जो है कोलैप्सन की ओर बढ़ जाता है, यानी बिल्कुल बिल्कुल डिग्रो होने शुरू कर देता है, और बैंक अपनी लाइबिलिटी फेल कर देता है, देन ऐसे केस में क्या होता है कि जो पब्लिक का जमा धन है उस पे इंश्योरेंस होता है। कितना है साहब? अप टू 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। ठीक है, अब यहां से कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, और आप मुझे आंसर देंगे, और आपको भी आंसर इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है सुल्तान जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा। ए नाम का बैंक है, उसमें किसी व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, उसी में उसका करंट अकाउंट भी है, उसी में आरडी अकाउंट भी है, उसी में एफडी अकाउंट भी है। सेविंग अकाउंट में मान लीजिए उसके पड़े हैं 5 लाख रुपए, करंट अकाउंट पड़े हैं उसके 10 लाख रुपए, आरडी में पड़े हैं 2 लाख रुपए, एफडी में पड़े हैं 2 लाख रुपए। तो टोटल अगर देखें तो 19 लाख रुपए का डिपॉजिट है। तो इस पे वजह से कल को अगर ये बैंक डूब जाता है तो क्या पर अकाउंट उसको कितना पैसा मिलेगा? पर अकाउंट पूछना ऑप्शन में।
पर अकाउंट उसको मैक्सिमम कितने, अगर एक बैंक में मेरे 4 अकाउंट चल रहे हैं और वो बैंक कल को डूब जाता है तो मैक्सिमम अमाउंट मुझे कितना पे किया जाएगा, वे बताओ। मैक्सिमम अमाउंट कितना पे किया जाएगा इसके अंदर? हाँ हाँ, वेब का आंसर आया। वेब ने साफ कहा कि सर भले ही आपको 19 लाख रुपए जमा है बट मिलेंगे कितने, 5 लाख रुपए। ठीक है, 19 लाख के अगेंस्ट सिर्फ 5 लाख ही पे किए जाएंगे, बाकी भूल जाओ, है ना। ये तो बड़ा गड़बड़ बात है भाई, हमारा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो कोई व्यक्ति बैंक के प्रति अपना भरोसा क्यों रखेगा, और अगर बैंक के प्रति भरोसा खत्म तो कोई पैसे जेब बैंक में रखेगा नहीं। इससे बैंक के बाद पैसे का संकट खड़ा हो जाएगा, और जब बैंक में पैसा नहीं होगा तो वो लोन नहीं बांट पाएगा, लोन नहीं बांटेगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होता है वो सारा ठप हो जाएगा, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ठप होगा तो देश को रेवेन्यू नहीं मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो क्या होगा, जीडीपी डाउन हो जाएगी, है ना। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, देखिए अभी बताया था उसके लिए। अब यहाँ पे समझिएगा, जितने भी हमारे बैंकों में चाहे एक अकाउंट हो, ध्यान रखना पर बैंक की बात हो रही है, पर बैंक अकाउंट होल्डर। अगर एक व्यक्ति के नाम पर बैंक में 4 अकाउंट चल रहे हैं, सेविंग, आरडी, एफडी, करंट अकाउंट के रूप में, तो उन टोटल डिपॉजिट का मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब कभी कोई बैंक अपनी लाइबिलिटीज को फेल करता है तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के तहत किसी एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, और उस ऑफिशियल लिक्विडेटर काम होता है उसके जो भी लॉसेस है उनको टेक केयर करने का, है ना। जैसे कि यस बैंक के को कैसे टेक केयर किया गया, स्टेट बैंक के द्वारा टेक केयर किया गया, है ना। ऐसी कोई भी बैंक दूसरा जो डूबते हैं, जो कॉपरेटिव बैंक डूबते हैं, तो उनके लिए कोई दूसरा बैंक खड़ा कर दिया जाता है ताकि उनको टेक केयर करें। इसी वजह से आपके सारे पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू रूल ये चीज बताई जाती है। अब मैं आपको बताता हूं, जब इन बैंकों के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है तो ये 5 लाख रुपए अगले 90 दिन के अंदर अंदर क्या होता है, डीआईजीसी को कस्टमर के खाते में जमा कर देना है। ठीक है, अब देखिए, जो इंश्योर्ड किए जाते हैं डीआईजीसी के द्वारा कौन से बैंक, सबसे पहले लैब, लोकल एरिया बैंक्स, आरआरबीज और कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक। इन सभी बैंकों के डिपॉजिट का इंश्योरेंस ये करता है डीआईजीसी, जमा धन का। लेकिन किसका नहीं करता, तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ध्यान रखना प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छोड़कर, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी सभी बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस करता है। सारे कोऑपरेटिव बैंकों के जमा धन का इंश्योरेंस करेगा, लेकिन प्राइमरी सोसाइटी जो होती है उनके डिपॉजिट को छोड़कर। इसके अलावा जितने भी हमारे गवर्नमेंट डिपॉजिट्स हैं, जितने भी हमारे फॉरेन डिपॉजिट्स हैं, बैंक डिपॉजिट्स हैं, उन सबको छोड़कर सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट को ही इंश्योर्ड ये करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा तेजी से खोलता हूं क्योंकि ये भी ऐसे पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 21 पॉइंट है आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको पढ़ के आपको हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से, है ना। आई थिंक इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये छोटे छोटे स्टैटिक पॉइंट हैं, ये एग्जाम में बन जाते हैं आपके लिए, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा इजी है कि बैंकिंग रेगुलेशन की किस धारा में हमें बैंकिंग की परिभाषा दी गई है। तो आई थिंक दैट कि हम सभी लोग जानते हैं, इस पर ऑलरेडी हमारा डिस्कशन हो चुका है, तो हम इस पे बात नहीं करते हैं। यस, ये है 5B, ध्यान रहे यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, ये जो है VRF 1949 के सेक्शन 5B की बात हो रही है, 5B है, ये 2B लिख दिया गलती से, ये 5B एक्चुअल में। ठीक है, तो सेक्शन 5B के अंदर डेफिनेशन दी गई है बैंकिंग की परिभाषा। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए 2 की बात करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगली स्कीम हमारी लॉन्च होने जा रही है, अब यहाँ से बड़े ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये स्कीम डिस्कशन हो चुकी है और के साथ डिस्कशन नहीं हुई है। तो मैं ये मानते हुए कि अब ये स्कीम डिस्कशन नहीं हुई है, तो मैं बिल्कुल शुरू से सब चीजें आपको दोबारा से इसके अंदर बताने जा रहा हूं दोस्तों, और इसको बहुत ध्यान समझ चलेगा। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आगे आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। ठीक है,
तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी यानी पैसा, लॉन्ड्रिंग मतलब धुलाई। पैसे को धोया कब जाता है? जब पैसा गंदा होता है ना। गंदे का मतलब क्या? पैसा काला हो गया। तो काला धन का मतलब है जब आप गवर्नमेंट की निगाहों से बचाकर यानी कि टैक्स चोरी कर लेते हैं। इन द सेंस आपकी इनकम है 10 लाख, आपने गवर्नमेंट को बताया 1 लाख और 9 लाख आपने छिपा लिए। तो जिस पैसे पे टैक्स पे नहीं किया गया वो हो गई आपकी कौन सी मनी? काला धन हो गया, यानी ब्लैक मनी कहलाएगी। और 1 लाख आपने दिया टैक्स, उसके ऊपर वो एक आपकी नंबर 1 का इनकम होगी। अब जो ये नंबर 2 की इनकम है यानी ब्लैक मनी जो है, उस ब्लैक मनी के रूप में उसको कहीं डिस्ट्रॉय करने कहीं पर छिपाने के लिए आप नामी बेनामी संपत्ति परचेज करेंगे। अब ऐसी संपत्तियां जो बन जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? गवर्नमेंट को एक तो टैक्स का लॉस है, दूसरा सबसे बड़ा लॉस क्या है? जितना भी पैसा ब्लैक मनी के रूप में इधर उधर गया हुआ है वो पैसा अगर गलत हाथों में पड़ गया तो वो देश के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। देखो किसी भी के पास बहुत ज्यादा पैसा होना और बहुत कम पैसा होना दोनों ही दिक्कत वाली बात है। अगर कम पैसा होगा तो वो ज्यादा पैसे के लिए मतलब अगर मालिक कम पैसा तो चल जाएगा काम के लिए। लेकिन अगर ज्यादा पैसा है तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई को इम्बैलेंस कर सकता है जिससे कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन स्थिति बन सकती है। तो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002 कानून को लाया गया जो कि 2002 में आया था, लेकिन 2005 में, ध्यान रही डेट एग्जाम पूछी गई है दोस्तों, 1 जुलाई 2005 से पूरे भारत में लागू हो चुका है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड द कंस्पेक्टिव एंड डिवाइड फ्रॉम द इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ क्राइम क्या है, शेड्यूल ऑफेंस क्या है, ये चीजें इसको थोड़ा देख सकते हैं। तो मेन पॉइंट आएगा प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लागू हुआ? सब 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ ये। और बना कब था? 2002 में एक्ट बना था। ऑब्जेक्टिव क्या इसकी पूछ जाता है। अब जरा देखते हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग के 3 स्टेज होती है। प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होती है, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट का मतलब कहता है इंट्रोड्यूसिंग इलीगल मनी इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो प्लेसमेंट यानी कि पैसे को लगाना, ठीक है, इलीगल मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में लगाना। लेयरिंग का मतलब है जैसे प्याज की परतें होती हैं बहुत सारी, उसी प्रकार से ट्रांसफरिंग फंड टू हाइड देयर ओरिजिन, दिखाई ना दे कहां से पैसा आया था, उनको मल्टीपल अलग अलग फंड्स के अंदर पैसा लगा दिया जाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन मतलब बाद में उनको क्या होता है एकदम निकाला जाता है, इंट्रोड्यूसिंग द लॉन्ड्रिंग मनी इनटू द इकोनॉमी। जैसे इसका प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन का बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक मूवी है आपकी हमारी तमिल भाषा की, इसका नाम है शिवाजी द बॉस, राइट। शिवाजी द बॉस मूवी के अंदर हम देखा होगा कि रजनीकांत जो ब्लैक मनी होती है उस ब्लैक मनी को लेता है और लेके हवाला के माध्यम से उसको विदेश शिफ्ट कर देता है। देन विदेश में जब वो पैसा छिप जाता है तो वहां से मल्टीपल लोगों के द्वारा एज ए डोनेशन शिवाजी फाउंडेशन को पैसा वापस आता है बुमरे की तरह। तो ये प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल। तो उसको देखिए ध्यान से, सेक्शन 3 यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसके सेक्शन 3 के अनुसार डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग एज एन ऑफेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, सेक्शन 3 में डिफाइन इसकी है। सेक्शन 4 में बताया गया है पनिशमेंट है भाई, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी करता पाया जाता है तो अंदर सेक्शन 4 उनको 3 से 7 साल का हॉलिडे पैकेज मिलता है तिहाड़ जेल का। कितना मिलता है? 3 से 7 साल, ठीक है। और अगर ड्रग यानी ड्रग की बात करें, ड्रग रिलेटेड क्राइम है कोई, तो उसमें 10 साल तक का हॉलिडे पैकेज मिलता है। तो ये मतलब पूरी पूरा मौका है कि 3 से 7 साल या 10 साल ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में दिया जाता है। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑथराइज authorities can attach property believed to be involved in the money laundering। और एजुकेटिव एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, लुक इनटू द प्रॉपर्टी अटैचमेंट एंड द कन्फेक्शन, ठीक है। तो ये मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि बताना चाहिए, खास तौर पे सेक्शन 3 सेक्शन 4 आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कितना पनिशमेंट है किस चीज के लिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 स्टडी प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन ये मनी लॉन्ड्रिंग के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो साफ है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये ध्यान समझिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग काफी इंपॉर्टेंट थोड़ा डिटेल पोर्शन है। और रोल ऑफ बैंक, क्या रोल है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्लस आरबी गाइडलाइन केवाईसी एएमएल, ये इसी का पार्ट है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को ट्रेस किया जा सके। दोस्तों समझो, बैंकों में पहले क्या था, मैंने बैंक में अकाउंट खोला, ठीक है, मैंने एक खोला अकाउंट एसबीआई में, एक खोला पीएनबी में, एक खोला मैं किसी और बैंक में, एक किसी और बैंक में अकाउंट में, ठीक है। और करने के बाद उनमें अलग अलग पैसा मैंने जमा करता, कुछ इलीगल पैसा होता था तो मैंने एसबीआई के अंदर ही दूसरा अकाउंट खोल दिया, तीसरा अकाउंट भी खोल दिया अलग नाम से, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे फेरबदल करके,
है ना। तो एक अकाउंट एसबीआई का मैंने खोल लिया, मान लीजिए जम्मू में, एक खोल लिया चेन्नई में, एक खोल लिया एसबीआई मुंबई में। तो अब हुआ क्या कि इससे ब्लैक मनी छिपाने में काफी आसानी हो जाती थी, पता नहीं चलता था। लेकिन बाद में रूल क्या बना कि आप किसी भी एक बैंक में एक ही सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, एक नाम से एक ही सेविंग अकाउंट। आप ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं कितने भी, लेकिन एक नाम से एक ही सेविंग अकाउंट होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए केवाईसी जैसे नॉर्म्स को लाया गया, ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स हो गए। इसके अलावा देखिए किसी भी अकाउंट के अंदर रैंडमली बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन, 10 लाख 10 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये एक अलर्ट होता है जो कि बैंक को अवेयर करता है कि भाई इस अकाउंट में अचानक से 10 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो ये पैसा आया कहां से, कोई इलीगल सोर्स से तो नहीं आया, तो तुरंत उसको मार्क करके उसको अपने पास में करना है, हाईलाइट कर देना है। तो इसे क्या बोलते हैं, जिससे कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बोलते हैं, एसटीआर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन होता है उसे क्या करना होता है, FUIND, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसको क्या करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, FUIND को इन्फॉर्म करना होता है कि साहब इस वाला अकाउंट्स के अंदर इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलना अगले 5 साल के लिए, कभी मांगा जा सकता है आपके लिए, ताकि, और इसके अलावा कंडक्ट CDD यानी कि कस्टमर ड्यू रिलेशन स्टार्ट करें। FUIND की बात करें तो ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का, जहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन है आपकी, जो कि आपके ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग हो सकती है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ट्रांजेक्शन है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है, उन सब की रिपोर्ट आपको FIND को भेजनी होती है। जैसे कौन कौन सी फाइल होती है, STR इज अ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल एग्जाम आ चुकी है। कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, अगर कैश में 10 लाख 10 लाख ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो रहा है, आपके अकाउंट ट्रांजेक्शन हो रहा है, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा है, सस्पिशियस अगर आपको लगता है, STR में रिपोर्ट जाएगी वो। नॉन प्रॉफिट ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है, तो कहीं एनजीओ वगैरह से पैसा आ रहा है, काफी हैवी अमाउंट में आ रहा है ना, CW यानी क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है। ये 4 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि बैंक को अगले 5 साल मेंटेन भी करनी है और इनको रिपोर्ट करना है FIU एंड को सब, ठीक है। ये पूरा STR का पोर्शन है दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं STR वगैरह ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। एक से पूछूंगा वो आंसर देगा बस खाली, है ना। अगर कर चुका है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, नहीं तो मैं इसको ड्रिल पोर्शन को चल रखूंगा। प्रीति, प्रीति कुशवाहा जी, ठीक है, आप बता सकती हैं, या फिर मुझे आंसर देंगे आकाश जाकर जी। आकाश जी ये बताइए कि STR वगैरह मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, आकाश जाकर जी आंसर देंगे, क्या ये STR वगैरह डिस्कशन हो चुका है। हाँ डिस्कशन हो चुका है, आई थिंक मुझे लग रहा था, इसलिए मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। तो STR CTR NTR ये सब मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ से। अब ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, ठीक है, हमने जो पोर्शन यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, उस पोर्शन से रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ MCQs हैं, और इस जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज लेयरिंग इन द मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व, मनी लॉन्ड्रिंग में लेयरिंग में क्या क्या शामिल होता है। तो लेयरिंग आपको बताई थी, मनी लॉन्ड्रिंग में लेयरिंग कौन कौन सी थी, ABCD आपके सामने, बताओ जी। इन्वेस्टिंग गोल्ड, यस यस बिल्कुल ठीक है आपने, रमन राजपूत जी। गोल्ड यूजिंग मनी इन बिजनेस, यस बहुत सारे योद्धाओं के आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पर। शशांक, वन प्लस, रियलमी, शिव कुमार, शिकन, अमोल यादव जी, संदीप कुमार जी, लवकुश, नीलमा जी, वेरी गुड, पूर्वी खंडेलवाल जी, हाँ जी। तो आंसर सी इज राइट आंसर है ना, नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CBWTR इज अ फाइल फॉर द ऑफ हाउ मच और मोर, CBWTR कितने या उससे अधिक राशि के सीमा पर वायर ट्रांसफर के लिए दायर किया जाता है, ABCD आपको समझ। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट बस। सो दोस्तों सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन रखेंगे आज हम, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो रही है, और अभी गवर्नमेंट स्कीम को स्टार्ट किया तो हम कल इससे आगे डिस्कशन करेंगे। सही आंसर 5 लाख इज राइट आंसर है ना, 5 लाख है। तो यहाँ देख सकते हैं डिटेल में, CBWTR is filed for cross-border wire transfer exceed 5 lakh rupees or its equivalent in the foreign currency, where either the origin or the destination of the fund is in India. These reports are the crucial for the tracking the movement of the fund and identify the
potentially suspicious transaction linked to the illicit activity like the money laundering or terrorist financing as mandated by the Indian Financial Intelligence Unit यानी FIU under the Prevention of Money Laundering Act 2002। ठीक है, ये IMP क्वेश्चन दोस्तों अभी गवर्नमेंट स्कीम स्टार्ट की है हमने, तो अभी क्वेश्चन हमारे अभी चलेंगे आगे। कल को हम सीधा इसी क्वेश्चन से यहाँ के पोर्शन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बने रहिए नॉलेजेस पर, नॉलेजेस पे, नॉलेजेस पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।